डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान रचा। विश्व के जीनियस, आज़ादी के लिए जहां अंग्रेजों से एक और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, ठीक उसी समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में चल रही जातीय गुलामी की आज़ादी के लिए अकेले और केवल अकेले संघर्ष किया। सदियों से चली आ रही जातीय व्यवस्था के कारण नरक की यातना झेल रहे एक वर्ग पर ईश्वर ने दया करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भेज दिया। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश महू जिले में हुआ था। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल तथा माता का नाम भीमाबाई। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अंबावड़े गांव का निवासी था। उनके पिता ब्रिटिश सेना की महू छावनी में सेवारत थे। भीमराव महार जाति के थे और उस समय छुआछूत चरम पर था। उनके पिता ने सतारा के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया। प्राथमिक शिक्षा उन्होंने बड़ी मुश्किल से ग्रहण किया, क्योंकि उनको किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिल पाया था। जिस स्कूल में नाम लिखाने के लिए उनके पिता ले जाते, वहां से उनको दुत्कार दिया जाता। सतारा के एक स्कूल में बड़ी मुश्किल से उनको दाखिला मिला। सभी विद्यार्थियों से उनको अलग बैठना पड़ता था। वे स्कूल में अकेले अछूत विद्यार्थी थे। भीमराव सभी की तरह उस मटके से पानी नहीं पी सकते थे। सभी विद्यार्थी इस बात के खिलाफ थे। हेडमास्टर साहब ने उनके पानी पीने की व्यवस्था अलग से की। भीमराव अपनी पढ़ाई में अव्वल थे। आगे की शिक्षा के लिए वह मुंबई आ गए। मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। 2 फरवरी 1913 को उनके पिता का निधन हो गया। 1913 में अंबेडकर साहब 22 साल की आयु में अमेरिका चले गए, जहां उन्हें पुनः बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की ओर से मिले छात्रवृत्ति $11.5 प्रति माह की सहायता से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। 1916 में वे लंदन गए, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया। इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट थीसिस पर कार्य करना शुरू किया। 1917 में बड़ौदा राज्य की तरफ से छात्रवृत्ति समाप्त हो गई थी। विवश होकर उन्हें भारत आना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उनकी सैकड़ों पुस्तकें दूसरे जहाज में शिफ्ट की गई थीं। जर्मन पनडुब्बी के अटैक से वो जहाज नष्ट हो गया, जिसमें उनकी किताबें रखी गई थीं। अंबेडकर जी भारत आकर बड़ौदा नरेश के यहाँ सेना के सचिव पद पर कार्य करने लगे, लेकिन छुआछूत ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनको दूर से फाइल फेंक कर दी जाती थी। पानी पीने के लिए भी उनको अलग से व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक चपरासी भी उनका अपमान कर देता था। वे इस नौकरी से निराश हो गए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने मुंबई के सिडनहम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। 1920 में कोल्हापुर के साहूजी महाराज के सहयोग से एक बार फिर उन्हें इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वहां से उन्होंने MSc बैरिस्टर एट लॉज तथा डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने LLD और डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की भी उपाधि प्राप्त की। आज भी हम शिक्षा की उपयोगिता को समझ नहीं पाए हैं, पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझ लिया था शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने शिक्षा को शिखर तक पहुंचाया। शायद इसके पीछे ईश्वर की महान योजना छिपी थी। उनके द्वारा प्राप्त डिग्रियों का उल्लेख मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ उनके महान त्याग की, जिसके द्वारा हम सबको एक कानून व्यवस्था और सुरक्षा मिली हुई है, राजनैतिक समानता मिली हुई है। वे अपने निजी जीवन में अपने परिवार को अच्छी तरह समय नहीं दे पाए, ना ही अपने माता पिता के लिए और ना ही अपनी पत्नी और बच्चों के लिए। 15 वर्ष की आयु में उनकी शादी रमाबाई से हुई। उनकी 5 संतानें हुईं, जिनमें 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक पुत्र यशवंतराव को छोड़कर उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री की मृत्यु बचपन में ही हो गई। रमाबाई की भी 1935 में लंबी बीमारी के दौरान देहांत हो गया। इन पारिवारिक विपत्तियों में भी डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं टूटे। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पानी पीने की सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के लिए, साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने महार शहर में अछूत समुदाय को भी
शहर के चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू किया, जहां एक तरफ अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए हजारों क्रांतिकारी लड़ रहे थे, वहीं अछूत समाज की सदियों से चली आ रही गुलामी से भी बदतर जाति पाति भेदभाव की व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले संघर्ष कर रहे थे। वे स्वयं अपने आप में क्रांति के प्रतीक थे। अपने ही देश में अपने ही लोगों से छीने हुए अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यह एक बहुत बड़ा संघर्ष था, वो भी अकेले। बॉम्बे हाई कोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। डॉक्टर अंबेडकर पृथक निर्वाचिका के पक्ष में थे, जिसका प्रबल विरोध महात्मा गांधी ने किया। इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उस समय देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी, उसका भी इस मामले में उदासीन रवैया था। उन्होंने कहा था, हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें कांग्रेस ने कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर उन्हें नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और जब देश का संविधान बनाने का कार्य उन पर आ पड़ा तो उन्होंने ऐसा संविधान रचा जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको बनाने में उनको 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस संविधान में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आज़ादी, छुआछूत खत्म करना, भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया। सचमुच भारत का संविधान महानतम है, पर दुख की बात यह है कि इसका उपयोग सत्तारूढ़ सरकारों ने ठीक ढंग से कभी नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे पूरा करने के बाद कहा था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला अधम था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इस तरह संविधान भारत की आत्मा के रूप में कार्य करने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी देशवासियों के लिए अपनी महानतम सेवा दी, पर आज भी वे केवल दलित के नेता के रूप में ही देखे जाते हैं। बाकी के अधिकांश लोग जातिवाद के संकुचित भावना में रहकर इस महान व्यक्तित्व को सम्मान देना तो दूर, सम्मान के साथ नाम लेने से भी परहेज करते हैं। समाज के हर वर्ग की महिलाओं के सम्मानित अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने मजबूत कानून बनाया। उन्हीं की देन है महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब हैं। पर जहां तक डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने की बात आती है तो वे केवल दलित नेता बनकर रह जाते हैं। पूरी दुनिया उनकी विद्वता का लोहा मानती है कि कैसे उन्होंने अपना जीवन देश के लिए झोंका। गरीबी, छुआछूत से उनका संघर्ष कैसा रहा। आश्चर्य होता है उस समय उनका ऐसा महान कार्य। उनके सम्मान में उन्हें बाबा साहब की उपाधि दी गई। 1948 में उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से दूसरी शादी की, जिन्हें हम सविता अंबेडकर के नाम से जानते हैं, जिन्हें माई साहब कहा जाता था। उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था क्योंकि उनका मानना था कि बौद्ध धर्म बुद्धि, करुणा, प्रेम और समानता की शिक्षा देता है। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। 6 दिसंबर 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह भारत के इस महानायक ने अपने जीवन की यात्रा पूरी की। पूरे जीवन भर संघर्ष को ही चुनकर देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, अकेले दम पर। समाज के हर वर्ग को एक प्रेरणा देते गए। किसी भी स्थिति में बुरी परिस्थिति को कभी स्वीकार मत करो। वहां तक चले जाओ जहां तक तुम्हारी लिमिट है, और तुम्हारी लिमिट तुम्हें बहुत आगे की ओर ले जाती है।
तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे समाज के किसी भी वर्ग से आते हो, बुद्धिमान हो, आत्मिक समझ है, सक्षम हो, तो लग जाओ देश से गरीबी, छुआछूत, अशिक्षा, बेरोजगारी और आतंकवाद से लड़ने के लिए। आज नहीं तो कल सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी, तब तुम वो कर सकोगे जो देश को शांति की तरफ ले जाएगा। क्योंकि देश को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो पूरे देश को एक करके रखे, खुशहाल रखे। अगर देश की बागडोर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में होती है तो वह ऐसे इस्तेमाल करता है जैसे बंदर के हाथ उस तरह, और उसका परिणाम होता है देश में पूंजीवाद हावी हो जाना, असमानता, असंतोष, लड़ाई झगड़े, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, जिसका असर समाज के हर वर्ग पर पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमानी से युवा वर्ग को अपनी रणनीति अभी बनानी पड़ेगी ताकि आगे चलकर और बुरी स्थिति का सामना न करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।